Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is regulation of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन प्राइमरीली 3 स्टेप्स पे होती है। वो 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला जो रिएक्शन होगा उसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। जो तीसरे स्टेप वाला रिएक्शन है उसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जो पहले स्टेप वाला रिएक्शन है उसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज 1 to 3, हेक्सोकाइनेज 4, जिसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेशन पढ़ लेते हैं पायरुवेट काइनेज की। जब भी हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे की रेगुलेशन देखते हैं तो वो रेगुलेशन कोवलेंट भी हो सकती है, वो हम कह सकते हैं इंडक्शन डिप्रेशन भी हो सकती है, वो एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक का मतलब उस पाथवे की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ओके। या फिर रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट है वो इनहिबिट करती है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक। या एंड प्रोडक्ट के अलावा किसी और दूसरे मेटाबोलाइट भी होते हैं, वो एंजाइम की ऐसी साइड पे ऊपर जाके बाइंड करते हैं जो कैटालिसिस नहीं करती बल्कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। उस साइड को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड। दूसरी टाइप ऑफ रेगुलेशन है कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में अगर हम किसी एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन कराते हैं या फिर डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी भी उसी के हिसाब से ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है। तीसरा मैकेनिज्म है इंडक्शन या रिप्रेशन। इंडक्शन में ये होगा कि हम एंजाइम की क्वांटिटी यानी इसकी अमाउंट को हम बढ़ा देंगे, इसकी सिंथेसिस को बढ़ा देंगे, इसके जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट कर देंगे। रिप्रेशन में हम जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी। कोवलेंट मॉडिफिकेशन, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन, ये हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लेवल पे होती है और ये रैपिड होती है। जो इंडक्शन रिप्रेशन मैकेनिज्म ये लॉन्ग टर्म लेवल पे होता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कोवलेंट रेगुलेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन हमेशा होती है प्रोटीन काइनेज ए करवाता होता है। उस प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन कराने के लिए हमें चाहिए होगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होता है एडिनाइलाइल साइक्लेस से, और एडिनाइलाइल साइक्लेस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसको स्टिमुलेट कराने वाला जो हार्मोन होगा वो ग्लूकागोन होगा। अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकागोन। अगर ग्लूकागोन होगा तो ग्लूकागोन एडिनाइलाइल साइक्लेस को एक्टिव करके साइक्लिक एएमपी बनाएगा। वो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। वो प्रोटीन काइनेज ए पायरुवेट काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करेगा। पायरुवेट काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी अगर फॉस्फोराइलेशन हो तो वो इनएक्टिव होता है, अगर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन हो तो वो एक्टिव होता है। जाहिर है कि पायरुवेट काइनेज ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पस यही होता है कि ग्लूकोज को इस्तेमाल करे। ग्लूकोज को इस्तेमाल करना ये तो इंसुलिन का फंक्शन हो गया। इसका मतलब इंसुलिन ने ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करना है और इंसुलिन उन्हीं एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता होता है डीफॉस्फोरिलेशन के जरिए, यानी उन्हीं एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है जो डीफॉस्फोरिलेशन स्टेट में एक्टिव होती है। मतलब अगर पायरुवेट काइनेज की डीफॉस्फोरिलेशन होती है तब ये एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा। डीफॉस्फोरिलेशन कराने के लिए एंजाइम जो चाहिए होगा फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़कर हमें पायरुवेट काइनेज को एक्टिव करा देगा। तो इंसुलिन क्या कराएगी, इंसुलिन फॉस्फेटेज को एक्टिव कर देगी, और ग्लूकागोन क्या कराएगा, पायरुवेट काइनेज ए को एक्टिव कराएगा। अगर एब्जॉर्प्टिव स्टेट में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा, फॉस्फेटेज की एक्टिवेशन होगी, फॉस्फेटेज पायरुवेट काइनेज की एक्टिवेशन कराएगा। फास्टिंग में ग्लूकागोन ज़्यादा होगा, ग्लूकागोन प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कराएगा। प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन करा के प्रोटीन पायरुवेट काइनेज की इनहिबिशन करा देगी। ठीक हो गया। और आगे पायरुवेट काइनेज अपना फंक्शन ही कर सकता है। उसका फंक्शन क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। ये था कोवलेंट मॉडिफिकेशन। दूसरी मॉडिफिकेशन आएगी एलोस्टेरिक। पहले एलोस्टेरिक को देख लेते हैं। जो पायरुवेट काइनेज है, पायरुवेट काइनेज का मेन पर्पस होता है एटीपी बनाना। अगर एटीपी पहले से है, एटीपी एनर्जी हमारे पास पहले से मौजूद है तो मजीद एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा तो एटीपी पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा। दूसरा अमीनो एसिड है एलानिन। एलानिन को गौर से समझना है। जो एलानिन है, एलानिन के बारे में कहा जाता है कि ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके मेटाबॉलिज्म से हमें कार्बन स्केलेटन मिले, वो कार्बन स्केलेटन ग्लूकोज को बनाने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो ग्लूकोज को बनाना अमाइनो एसिड से, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन शॉर्ट एलानिन का मेन पर्पस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना। एलानिन पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करता है। पायरुवेट काइनेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कराता है। अगर एलानिन स्टेप को ब्लॉक कर देगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में जंप कर जाएगा। तो एलानिन का मेन पर्पस होगा क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना। इस वजह से पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा।
जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये प्रोड्यूस होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस की वजह से। एक काइनेस दूसरे काइनेस को स्टिमुलेट करा रहा है, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। फीड फॉरवर्ड का मतलब एक एंजाइम जो पहले स्टेप का है उसने आखिरी स्टेप वाले एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, पहले से ही एडवांस में बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। तो पायरुवेट काइनेस की एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आप 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले एटीपी इनहिबिट करेगा, एलेनिन इनहिबिट करेगा, फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन के जरिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये इसको स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस की रेगुलेशन। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 की होती है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन ये मसल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो इसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन ये किसके अंदर ज़्यादा होगी, लीवर के अंदर। एक चीज़ तो हमने देखी नहीं। तीसरा मैकेनिज्म को हम छोड़ दिया पायरुवेट काइनेस का, वो था इंडक्शन रिप्रेशन मैकेनिज्म, उसको हमने छोड़ दिया, उसको देख लेते हैं पहले। हाँ, इंडक्शन का मतलब होता है एंजाइम की अमाउंट को या फिर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना। ये मैकेनिज्म तीनों में अप्लाई होगा, ग्लूकोकाइनेस में भी, पायरुवेट काइनेस में भी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। इसमें यह होगा कि इंसुलिन एक बाइंडिंग प्रोटीन, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगी, उसका नाम है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C। ये फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, लाइपोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट कराता है। तो फिर अगर इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो फिर इंसुलिन लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देगी इसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जरिए। दूसरा होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा लेते हैं, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगी, ग्लाइकोलिसिस भी ज़्यादा होगी। जो कार्बोहाइड्रेट काम करता होता है, कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन के जरिए। अगर ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन बाइंड करता होता है साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसके जरिए काम करता होता है ग्लूकागोन। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 की रेगुलेशन। पहला होगा इसके एलोस्टेरिक रेगुलेशन। मैंने बताया था कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन मसल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन लीवर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, इस एंजाइम ने बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पस होता है एटीपी बनाना, और आगे पायरुवेट बनाना, वो मजीद एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसमें यह होगा कि आपने ये देखना है कि जो एटीपी है, एटीपी इसको इनहिबिट करेगा, जिस तरह पायरुवेट काइनेस होता है। मसल के अंदर एएमपी वो एलोस्टेरिक रेगुलेटर होता है। ये एएमपी लीवर के अंदर कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ मसल के अंदर होगा। अब एएमपी क्या शो कर रहा है, एएमपी ये शो कर रहा है कि एटीपी का लेवल हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, स्पेसिफिकली मसल के अंदर एटीपी खर्च हो चुकी है। जब एटीपी यूज़ होती है तो वो एडीपी में टूटती है, एडीपी मजीद इस्तेमाल होती है तो फिर एएमपी बनता है। अगर एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर एएमपी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। बढ़ाने का मेन पर्पस यही होगा कि एटीपी मजीद प्रोड्यूस हो ताकि एएमपी के लेवल को हम वापस अपनी जगह पे ले आए। आगे सिट्रेट क्या करेगा, सिट्रेट प्रोड्यूस होता है टीसीए साइकिल में। सिट्रेट अगर इसको ब्लॉक करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस को, तो सिट्रेट के ज़्यादा हो जाने का मतलब ये होगा कि एटीपी को ज़्यादा ही बन चुकी है, एनर्जी पहले से ज़्यादा बन चुकी है और मजीद ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सिट्रेट ग्लाइकोजेनेसिस को फेवर कर रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस को कैसे फेवर कर रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 पता होना चाहिए। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 करता क्या है, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। अगर सिट्रेट इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आगे आइसोमराइज होके हम कह सकते हैं, सॉरी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो सिट्रेट का मेन पर्पस यही होता है। दूसरा मैकेनिज्म होगा इंडक्शन और रिप्रेशन को पहले देख लेते हैं। इंसुलिन क्या कराएगी, सारे एंजाइम की इंडक्शन कराती है, ग्लूकागोन सारे एंजाइम की रिप्रेशन कराता है, क्योंकि ग्लूकागोन ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट और इंसुलिन ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करवाती है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इसकी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 इसकी एक्टिविटी को एक और एंजाइम कंट्रोल करता है, वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2। जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 है, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 बनाता होता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 बनाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इनमें डिफरेंस आपने देखना है। जो 2 वाला है वो 1 को स्टिमुलेट कराता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 की मजीद हम कह सकते हैं इसकी 2 एक्टिविटी होती है। एक काइनेस एक्टिविटी जिसने फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाना है, और इसकी होती है फॉस्फेटेज एक्टिविटी जिसने फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ना है।
ओके। अगर काइनेस वाली एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमें फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को स्टिमुलेट करवाता है। तो अगर हमने फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को स्टिमुलेट करवाना है तो हमें फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लेवल को बढ़ाना है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 के काइनेस वाली एक्टिविटी को बढ़ाना है। और काइनेस वाली एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लाइकोलाइसिस का रेट ज़्यादा होता है और ग्लूकागोन ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैकेनिज्म यहाँ से देख लेते हैं। अगर ग्लूकागोन होगा तो ग्लूकागोन एडिनाइल साइक्लेस की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। साइक्लिक एएमपी होगा, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। वो आगे क्या कराएगा, वो आगे काइनेस वाले को इनहिबिट कर दिया, फास्फेटेज को उसने स्टिमुलेट कर दिया। जब फास्फेटेज वाली एक्टिविटी या फिर फास्फेटेज वाला डोमेन स्टिमुलेट हो गया फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 का, तो फास्फेटेज वाले डोमेन ने फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ दिया। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट टूट गया तो फिर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 की एक्टिविटी कम हो गई। जब फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 की एक्टिविटी कम होगी, ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2 कंट्रोल करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को। लास्ट एंजाइम रह गया है सबसे पहला वाला, वो है हेक्सोकाइनेस 1, 2, 3 और हेक्सोकाइनेस 4 जिसको ग्लूकोकाइनेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं हेक्सोकाइनेस। जो हेक्सोकाइनेस 1, 2, 3 ये क्या कराता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसके लिए जो एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन होती है वो यही कराता होता है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा जब ग्लूकोज 6 फास्फेट के लेवल ज़्यादा होगा। इसमें कोई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिलती, ना ही इंडक्शन रिप्रेशन। लेकिन जो ग्लैक्टोकाइनेस है जो लिवर के अंदर होता है, इसमें हमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलती है, इसमें हमें एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलती है, इसमें हमें इंडक्शन और रिप्रेशन भी देखने को मिलती है। ओके, एलोस्टेरिक रेगुलेशन किस तरह से, अगर सबस्ट्रेट इस एंजाइम का वो है ग्लूकोज, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो फिर ग्लूकोज क्या कराएगा, इस एंजाइम को स्टिमुलेट कराएगा। ठीक हो गया। और ग्लूकोकाइनेस के हम कह सकते हैं कि इसकी केएम वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिनिटी कम होती है और ये ज़्यादा ग्लूकोज कंसनट्रेशन पे ही काम करता है। ज़्यादा ग्लूकोज कंसनट्रेशन कब आएगी, जब हमने खाना भी डाइजेस्ट किया होगा, एब्सॉर्ब किया होगा। दूसरा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, इसको क्या कराता है, एलोस्टेरिकली स्टिमुलेट कराता है। ये कैसे कराएगा, जो ग्लूकोकाइनेस होता है वो एक और प्रोटीन के साथ बाइंड करता होता है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन। ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन, मैंने उल्टा बोल दिया। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। किस तरह करेगा मैं बता रहा हूँ। जो ग्लूकोकाइनेस है वो एक और प्रोटीन के साथ बाइंड करता होता है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन। ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन, जब ये ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करता है तो ये प्रोटीन ग्लूकोकाइनेस को न्यूक्लियस की तरफ ले जाती है और न्यूक्लियस में ले जाने के बाद इस एंजाइम की इनएक्टिवेशन होती है, क्योंकि एंजाइम ने तो साइटोसोल में जाके काम करना है। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट वो ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी को इस तरह से कम करती है कि वो इसको बाइंडिंग को स्टिमुलेट करवाती है। जब बाइंडिंग स्टिमुलेट होगी तो फिर ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये था बेसिक रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस की। इसके साथ हम छोटा सा क्लिनिकल भी देख लेते हैं, वो है आर्सेनेट पॉइजनिंग। जो आर्सेनिक होता है इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म वो क्या कराएगी, वो पेंटावेलेंट फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कॉम्पीट करेगी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने किसके साथ बाइंड करना होता है, बेसिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम के को चाहिए होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कॉम्पीट करेगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कि वो बाइंड कर जाए एंजाइम के साथ। एंजाइम कौन सा होगा, G3P डिहाइड्रोजिनेज। जब ये बाइंड कर जाएगी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड नहीं करने देगी, आर्सेनेट यानी पेंटावेलेंट फॉर्म, तो एक ATP हमें कम मिलेगा, एक ATP हमें कम मिलेगा और NADH की फॉर्मेशन भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, एनर्जी का लेवल ड्रॉप कर जाएगा। इसके साथ साथ जो आर्सेनेट की पेंटावेलेंट फॉर्म होती है ये ATP सिंथेस के F1 डोमेन के साथ भी बाइंड करती है, उसकी रैपिड हाइड्रोलिसिस करवा देती है। जब ATP सिंथेस की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये प्रोटीन एनर्जी बना नहीं सकती। तो आर्सेनेट पॉइजनिंग यानी पेंटावेलेंट फॉर्म वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भी जाके काम कर रही है और वो काम कर रही है ग्लाइकोलाइसिस में, दोनों में ये एनर्जी के लेवल को ड्रॉप कर रही है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ग्लाइकोलाइसिस का, इसकी रेगुलेशन और आर्सेनेट पॉइजनिंग का। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।